नमस्कार दोस्तों। तो अयतुल्ला अली खमेनी को अब ये अंदेशा हो चुका है कि अगर ईरान और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं वो फेल होती हैं तो कहीं ना कहीं यूएस इज गोइंग टू अटैक वेरी हार्ड ऑन ईरान। या ये अटैक हो सकता है जो एक सरप्राइज अटैक है जो हमने देखा था जून के समय पे इजराइल ने अचानक से सरप्राइज अटैक कर दिया था। बहुत सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स जो है इनके मारे गए थे उसमें। अब या तो ये सरप्राइज अटैक इस तरीके का होगा या इतना बड़ा होगा और आप देखिए जो पूरा मिलिट्री अर्माडा इस समय पर यूएस का वहाँ पहुँच चुका है ईरान में। तो अयतुल्ला अली खमेनी ने कहा है कि या तो ये अटैक होगा और इस अटैक के अंदर इनका जो असैसिनेशन है वो भी हो सकता है। अब देखिए ये ना एक बहुत ही ओपन ट्रुथ है एंड खमेनी इज फेसिंग दिस ट्रुथ। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो इस ट्रुथ को फेस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वो मान के चल रहे हैं कि भाई उनका देश का सिक्योरिटी सिस्टम इस समय पर बहुत कमज़ोर हो चुका है और कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, खमेनी को एक बात समझ में आ चुकी है कि उनका असैसिनेशन कभी भी हो सकता है, इसलिए वो अपना सक्सेशन प्लान पूरा तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा इनकेस अगर उनका असैसिनेशन हो जाता है तो उनके देश में अली लारिजानी हु इज़ अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर ऑफ ईरान, जिसके बारे में भी हम चर्चा करने भी वाले हैं, उन्हीं के ऊपर ये पूरी वीडियो बेस होने वाली है, वो पूरा ईरान को रन करेंगे। अब बहुत सारे स्पेकुलेशंस इसके ऊपर शुरू हुए कि क्या अली लारिजानी को अपना सक्सेसर बता दिया है अयतुल्ला अली खमेनी ने, क्या वो ही विल बी द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये क्योंकि सुप्रीम लीडर की जो पोजीशन है उसके लिए मारामारी ईरान में बहुत लंबे समय से चल रही है। अच्छा, इब्राहिम रईसी की जो पूरी असैसिनेशन की स्टोरी थी वो भी इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। मसूद पेशकियान की पावर को लेकर के भी यही कहा जाता है कि उनकी पावर को बहुत कम रखा गया है, जो कि सुप्रीम लीडर नहीं चाहते मसूद पेशकियान ताकतवर हों। ऊपर से जो अयतुल्ला अली खमेनी के बेटे हैं मुज्तबा, वो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं कि नाउ ही इज़ द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो वैसा एक पूरा अपना कैरेक्टर जो है उन्होंने ऐसा बना रखा है। तो पूरी मारामारी सुप्रीम लीडर के पोजीशन के लिए है। इस बीच में अली लारिजानी का नाम अनाउंस होना ये बहुत सारे स्पेकुलेशंस खड़ी करती है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप इस प्रिपरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। अनअकैडमी का यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर आप जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लिए। चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर दिन हम यहाँ पर लाइव सेशंस लगाते हैं, आपके लिए लाइव सेशंस लगाए जाते हैं और यहाँ पर आप इस लाइव सेशन में जुड़ करके एक बहुत ही शानदार क्वालिटी कंटेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो कल ट्यूसडे को मेरा लाइव सेशन है 6 बजे शाम को, जहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। ज़रूर से इस लाइव सेशन में आप मेरे साथ जुड़िए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूएस और ईरान के बीच में टेंशंस अपने पीक पर इस समय पहुँच चुकी हैं। लास्ट और फाइनल धमकी आज डोनाल्ड ट्रंप ने दे डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ये न्यूक्लियर टॉक्स फेल होती हैं, जिसका रिजल्ट अभी कुछ समय में कुछ दिनों में आ जाएगा, तो हम ईरान के ऊपर कंप्लीट फुल फ्लेजेड अटैक कर देंगे। अयतुल्ला खमेनी ने साफ कह दिया कि कोई भी ऐसा लिमिटेड एयर स्ट्राइक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने ईरान को टच किया तो वो फुल फ्लेजेड वॉर होगा। मतलब दोनों तरफ से वॉर के लिए बोल दिया गया है। तो भाई टॉक्स तो क्या ही सक्सेसफुल होंगी, वो फेल ही होनी है, आप मान के चलिए। तो दोनों तरफ से इन लोगों ने कह दिया है कि भाई लड़ाई होनी है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अयतुल्ला अली खमेनी ने अपना प्लान यहाँ पर ऑलरेडी अपने कंट्री के लिए बनाना शुरू कर दिया है। उनको अंदेशा है कि उनका यहाँ पर मतलब उनको असैसिनेशन उनका किया जा सकता है। और ये क्यों है? क्योंकि एक ओपन ट्रुथ ईरान में ये है, चाइना की मिलिट्री में मजाक के तौर पर कहा जाता है कि अगर हम ईरान को कोई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ना, अगर हम ईरान को कोई एयरक्राफ्ट दे रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, तो वो ईरान को हम नहीं शेयर कर रहे हैं। वो एक्चुअल में हम शेयर किसके साथ कर रहे हैं? हम यूएस और इजराइल के साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबको पता है कि ईरान की डीप इनसाइड मिलिट्री, ईरान के अंदर मोसाद के बहुत सारे ऑफिशियल्स, उसके साथ साथ मतलब मोसाद के ऑफिशियल के साथ साथ सीआईए के ऑफिशियल्स बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। किसी को पता भी नहीं है कि ये मोसाद के एजेंट्स हैं, लेकिन वो बैठे हुए हैं वहाँ पर और ईरान को इनसाइड आउट वो लोग जानते हैं। सारी डिसीजन मेकिंग में उनका हाथ रहता है। ये बात खमेनी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसीलिए इनके इतने टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स, एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट एयर स्ट्राइक से मारे गए हैं। तमाम नाम है उसमें, आप जिसका नाम जोड़ना है जोड़ लीजिए। तो उसके लिए खमेनी ने अपना एक मल्टी लेयर प्लान पूरा रेडी कर रखा है और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने किसको दे दी? इसीलिए उन्होंने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल को इसकी जिम्मेदारी दे दी। ईरान के टॉप लेवल के पॉलिटिकल नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल जो हैं अली लारिजानी, जिनको आप तस्वीर में देख भी रहे हो, ये उनकी कंट्री चलाएंगे ईरान के और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। कहते हैं ना कि जो उनका सर्कल है खमेनी का, जिसमें 4-5 लोग का नाम आता है, जिसमें पहले प्रेसिडेंट रहे हसन रूहानी का नाम आता है, अली असगर का नाम आता है, स्पीकर का नाम आता है जो अभी पार्लियामेंट के उनके स्पीकर हैं, उसमें अली लारिजानी भी आते हैं। और इसीलिए इनको ये कमान दी गई कि आप इस देश को चलाना और यूएस से पंगा लेना और यूएस से भिड़ना। क्योंकि देखो टेक्निकली अगर आप देखो तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन भी है। क्यों है इसके पीछे हम रीज़न डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट इस समय पर है ईरान के लिए। क्या है कि देखिए, ये ईरान का जो
पूरा ईरान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको इस समय पर ये लीड कर रहे हैं। लेकिन ये बात यहीं तक की नहीं है कि ये उसको लीड कर रहे हैं। ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना ईरान का, ये ईरान की फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस यहीं से लिए जाते हैं, प्लस इसके साथ जो कंट्री की डिप्लोमेटिक मतलब डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी पॉलिसीज़ भी यहीं से डिज़ाइन होती है। मतलब ये सुप्रीम ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है वही सारा फाइनल डिसीजंस लेती है। कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है ईरान की, ये प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा ताकतवर है। मतलब प्रेसिडेंट तो खैर कुछ भी नहीं है इसके सामने, जो भी मैं आपको प्रूव करके दिखा भी दूंगा। उसको इस समय पर अली लारिजानी लीड कर रहे हैं और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड हैं इस समय पर अयतुल्ला अली खमीनी के। और इनका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि सबसे बड़ा चीज़ जो इन्होंने आज तक किया है ईरान के लिए, कि ईरान में जनवरी के समय पर जब प्रोटेस्ट शुरू हुए पूरी तरीके से और लग रहा था कि अयतुल्ला खमीनी की जो रिजीम है वो ख़त्म हो जाएगी इस प्रोटेस्ट में, यूएस ने पूरा मज़ा लेने की कोशिश करी उसकी। ट्रंप ने खूब, दंगापति ने खूब अनाउंसमेंट किए कि हम आ रहे हैं, बस उड़ गए हैं फ्लाइट लेके, बस अभी लैंड कराते हैं ईरान के अंदर। लेकिन यही वह व्यक्ति था अली लारिजानी जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को तोड़ दिया पूरी तरीके से, और इससे वो अयतुल्ला अली खमीनी का ट्रस्ट और ज़्यादा जीत लिया इन्होंने। शायद इसीलिए इनका नाम सबसे पहले अनाउंस हुआ है। तो इन्होंने उस प्रोटेस्ट को तोड़ा, ख़त्म किया, और अब आप देखिए वहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ जगहों पर छुटपुट थोड़ी बहुत हिंसा है, बाकी पूरा प्रोटेस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया है। प्लस सबसे बड़ी बात है कि इतिहास अगर आप देखो तो ईरान की जो सबसे एलीट फोर्स है IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे हैं। प्लस ईरान को अभी जो ईरान का सबसे स्टेट रन ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, उसको ये लीड करते हैं। तो इसका मतलब ये डिसाइड करते हैं कि ईरान के अंदर लोग क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे। ये डिसाइड करते हैं कि ईरान को बाहर के लोग कैसा देखेंगे, या ईरान बाहर में किसके साथ अलाइनमेंट बनाएगा, किसके साथ रहना चाहता है, किसके साथ नहीं रहना चाहता। ये सारी चीज़ें जो है वो यही करते हैं। इसका मतलब इज़ वेरी वेरी, मतलब पॉलिटिकली ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब इंटरनेशनली ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और सबके साथ यही डील वील करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये एक बहुत ही एलीट फैमिली से आते हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस फैमिली रही है इनकी, और इतिहास इनका पॉलिटिक्स में बहुत पुराना है। 2008 से लेकर के लगातार 2020 तक ये पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और उसी दौरान ये खमीनी के बहुत क्लोज हो गए थे और काफ़ी कंट्रोल भी रखते थे। दूसरी चीज़ ये कि 2021 में बहुत लैंडमार्क डील हुई थी चाइना के साथ। 25 साल की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक डील जो चाइना के साथ हुई थी उसको ब्रेक करने वाले अली लारिजानी थे, इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2021 में क्या हुआ देखिए, जब ईरान के ऊपर खूब सैंक्शंस लगे, ईरान बिल्कुल आइसोलेट होना शुरू हो गया, इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा पंगा पड़ना शुरू हुआ, तो अली लारिजानी वॉज दैट पर्सन, पॉलिसी मैटर्स का काफ़ी नॉलेजेबल आदमी, फॉरेन पॉलिसीज़ का काफ़ी नॉलेजेबल आदमी। इस व्यक्ति को लगा कि हमें ऐसे देशों के साथ अलाइनमेंट अपनी बनानी चाहिए जो यूएस को काउंटर कर पाए, इंडिपेंडेंटली काउंटर कर पाएँ। अकेले यूएस की ऐसी तैसी करने का दम रखते हों, चाइना और रशिया उनमें से एक है। तो इसीलिए चाइना के साथ ये डील करते हैं, और इस डील से बाकी बहुत सारे इसके पिलर्स तो थे, लेकिन इस डील से सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि चाइना जो है वो अब ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा और ईरानियन ऑयल में डील करेगा। और इसकी वजह से देखिए क्या हुआ, अभी वेनेजुएला का जो पूरा केस हुआ, तो वो वेनेजुएलन ऑयल अब चाइना को नहीं मिलेगा, और अब चाइना पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ईरानियन ऑयल पर, इसीलिए चाइना का भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है इसमें। एंड ये पूरा एक स्ट्रैटेजिक डील बनाने वाला व्यक्ति अली लारिजानी था, इसीलिए आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बड़ी बात ये थी कि अभी रिसेंटली जो जुलाई के समय पर रशिया ये गए थे और वहाँ पर इनकी पुतिन से मुलाकात हुई थी, पुतिन से मिलने वाले थे, पुतिन के साथ अलाइनमेंट बनाया था और हाई लेवल डिस्कशन हुई थी। फिर बेरूत गए, फिर बगदाद गए, मतलब पूरे हर जगह पर इंटरनेशनली जितने अलाइनमेंट इस समय आप ईरान के देख रहे हो उसकी सारी जिम्मेदारी अली लारिजानी की है। वो ये लंबे समय से करते आए हुए हैं, इसीलिए वो इतने इंटरेस्टेड हैं। प्लस ये सारा कुछ करने के बाद जब उन्होंने चाइना से डील ब्रेक किया, रशिया से डील ब्रेक किया, ईरान को एक अच्छे लेवल पे ले जाके खड़ा किया, तो भरोसा करते हुए अयतुल्ला अली खमीनी ने उनको तब जा कर के अगस्त में ईरान की जो सबसे टॉप मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी है SNCS, जिसके बारे में आपको बता रहा था, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसका हेड बनाया, उसका लीड बनाया, और ये वही काम कर रहे थे। और इसी का हेड बनते हुए उन्होंने अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट को भी तोड़ दिया है। तो ही इज़ टेक्निकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इस समय पर ईरान के अंदर, और इसीलिए इनको बनाया गया है। एक सक्सेसर आप नहीं कह सकते, इनको सारी पावर दी गई कि ईरान अब ये चलाएंगे। अब जो एक्सपर्ट्स का मानना है, एक्सपर्ट का कहना है कि ये व्यक्ति ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसके ऊपर ट्रस्ट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि वेनेजुएला वाला केस देख लिया था अयतुल्ला अली खमीनी ने कि भाई एक व्यक्ति, उसके नीचे का पूरा सर्कल बिक गया है, आराम से यूएस आता है, उसको उठाता ले जाता है। तो इसलिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों नॉलेज बहुत ज़्यादा थी इनकी, पार्लियामेंट में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, एंड ही इज़ ऑल्सो द न्यूक्लियर निगोशिएटर। इसीलिए इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि इनसे बेटर व्यक्ति कोई भी नहीं हो सकता है।
अब लारिजानी की अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस में, तो इन्फ्लुएंस में कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि मसूद पेशकियान से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस ईरान की पॉलिटिक्स में अली लारिजानी का है। इसकी एक घटना है जो लोग बताते हैं। हुआ क्या था कि जब ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जनवरी के समय पर, तो स्टीव विटकॉफ, यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ जो है, उन्होंने कोशिश करी थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करने की, और इसमें बीच में बहुत सारे लोग थे, 2 ईरानियन ऑफिशियल्स थे और एक रिटायर्ड डिप्लोमेट थे। ये सब लोग थे, फॉर्मर डिप्लोमेट थे, ये लोग सब लोग थे। ये लोग बीच में थे, बातचीत करवा रहे थे। अब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनको डर था कि भाई कहीं सुप्रीम लीडर गुस्सा ना हो जाए कि आपने क्यों बात करी डायरेक्टली बिना परमिशन के। तो ये दौड़ के जाते हैं प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान के पास, कहते हैं कि ऐसा ऐसा स्टीव विटकॉफ की तरफ से मैसेज आया, क्या उससे बात कर सकते हैं। मसूद पेशकियान ने कहा कि ये ऑथराइजेशन मैं आपको नहीं दे सकता, ये ऑथराइजेशन अली लारिजानी आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये सारा फॉरेन पॉलिसी मैटर वही डील करते हैं, एंड ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। यहीं से मतलब बाद में आकर के फॉरेन मिनिस्टर ने बाहर कहा भी था कि यहीं से पता लग जाता है कि अली लारिजानी की ताकत क्या है, और उसके बाद ये बात पूरे आम हो जाती है ईरान में कि अली लारिजानी इज़ नेक्स्ट सुप्रीम लीडर, आप कह सकते हो। क्योंकि देखो क्या है कि खमैनी की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, उतनी नॉलेज भी नहीं है चीज़ों की, तो वो इज़ वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ लीडर, तो उतनी नॉलेज भी नहीं है चीज़ों की, फॉरेन पॉलिसी मैटर्स की उतनी नॉलेज नहीं, इकॉनमी मैटर्स की उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो जनरली मीटिंग्स में होते नहीं हैं, उनको परसुएड करके येस नो बुलवा लिया जाता है। तो सारा काम टेक्निकली अली लारिजानी ऑलरेडी कर रहे थे, बस ये अब घोषित हो गए हैं। तो यहाँ से सवाल खड़ा होता है कि क्या हम इनको सक्सेसर मान ही लें। तो देखिए, सक्सेसर इनको अभी नहीं माना जा सकता, ये बल्कि ईरान की ज़रूरत है एक तरीके से कहा जाए तो, इफ़ वी पुट इट लाइक दिस, कि ये ईरान की समय ज़रूरत है। क्यों ऐसा है? सिंपल सा इसका लॉजिक है। देखिए, वेनेजुएला में एक बहुत बड़ी सीख है जो शायद खमैनी उससे सीख रहे हैं, और इट इज़ गुड। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को लगता था कि वो बहुत पावरफुल हैं, उनके नीचे पूरे उनकी आर्मी है, लोगों का सपोर्ट है, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनके साथ क्या हुआ? हमने देखा कि यूएस जाता है, 20 मिनट का ऑपरेशन करता है, निकोलस मादुरो को उठा करके अपने देश में ले आता है, अगवा करके अपने देश में लाता है और अरेस्ट करके बंद कर देता है। एज ईजी एज दैट। इतना ईजी कैसे हो सकता था? एक्सपर्ट्स ने भी कहा यार इतना ईजी तो नहीं हो सकता था। फिर 3-4 दिन बाद कहानी खुल जाती है। शुरू में वेनेजुएला कह रहा था हम लड़ेंगे यूएस से, हम या कर देंगे, हम वाह कर देंगे, लेकिन डेल्सी रॉड्रिगेज अंडर द टेबल उनके साथ एक डील कर लेती हैं। मतलब बहुत साफ था कि जितने भी वेनेजुएला के जनरल्स थे आर्मी के, जितने भी टॉप लेवल के लोग थे, टॉप पॉलिटिशियंस थे, सब बिक चुके थे पहले ही, सारी डील सेट थी। एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन निकोलस मादुरो की पता थी। कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ आर्मी की तरफ से, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं। यूएस आया, उसने अपना ऑपरेशन किया, मादुरो को उठा के ले गया। डेल्सी रॉड्रिगेज वहाँ पर 3-4 दिन का नाटक करके सारा लोगों का प्यार जीती लेती हैं, वहाँ पर सक्सेशन बनी जाता है, और उसके बाद वो यूएस के साथ डील भी कर लेती हैं। अब आप शायद वेनेजुएला का नाम भी नहीं सुन रहे हो, वेनेजुएला में जाओगे देखोगे तो ज़िंदगी भी आम चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खमैनी को यही डर है कि अगर यहाँ पर भी मोसाद के इतने एजेंट बैठे हैं, सीआईए के एजेंट बैठे हैं, ये तो हमारे लोग को भी खरीद लेंगे और उनके मिलिट्री ऑफिसर्स को भी खरीदा जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर वेनेजुएला के बिक सकते हैं तो यहाँ भी बिक सकते हैं, और हमने पहले भी देखा है कि ईरान के तो और ज़्यादा बिक जाते हैं। तो खमैनी को ये डर है कि कहीं वही चीज़ इनके साथ ना हो जाए, इसीलिए इन्होंने एक पूरी लेयर अपनी तैयार करनी शुरू कर दी है। अपने इंटरेस्टेड लोगों के पास ये अपना पावर को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है, जिनमें से एक अली लारिजानी थे। तो क्या हम इनको सक्सेसर मान लें? बिल्कुल भी नहीं मान सकते। खमैनी का कहते हैं, जो लोग खमैनी को जानते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में छपता है, वो लोग कहते हैं कि खमैनी ने अपना एक 4 लेयर का सक्सेशन प्लान तैयार कर रखा है। अगर खमैनी से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है या वो मारे जाते हैं, तो इस केस में जो उनके ट्रस्टेड लोग हैं, क्लोज एड्स हैं, उनको अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली उनको डेलीगेट हो जाएंगी। इस ट्रस्टेड सर्कल में अली लारिजानी हैं डेफिनेटली, इसीलिए उनको उनका नाम लिया गया है। लेकिन इसके अलावा बहुत लोग हैं। इसके अलावा जो स्पीकर हैं वो हैं पार्लियामेंट के, प्लस उनके जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं मेजर जनरल याह्या रहीम वो हैं, प्लस अली असगर। कहते हैं कि इसमें रूहानी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हसन रूहानी, वो भी इस सर्कल में हैं। तो इस सर्कल का एक हिस्सा है लारिजानी। अकेले सिर्फ वही सक्सेसर बन जाएंगे सुप्रीम लीडर के, तो वो नहीं हो सकता है। सुप्रीम लीडर की अनाउंसमेंट ये नहीं है, और इसको सिर्फ एक कहा जा रहा है कि शिफ्ट ऑफ पावर होगा। अगर खमैनी का असैसिनेशन होता है, उसके बाद ईरान कहीं बिना ऐसा बच्चा ना हो जाए जिसका कोई माँ बाप नहीं, तो उस केस में ये लोग जो है पूरे ईरान को संभालेंगे, और उसके बाद प्रॉपर इलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ों की जो सुप्रीम लीडर की पूरी जो उन्होंने अपने सक्सेशन प्लान बना रखा है, उस हिसाब से सक्सेशन होगा। मतलब टेक्निकली क्या है कि वो अपने बेटे को ही सुप्रीम लीडर बनाएंगे ऑब्वियसली, इसीलिए वो अनाउंसमेंट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा केओस हो जाएगा, ये सब लोग बिदक जाएंगे, ये सब चिढ़ जाएंगे, तो सारे इनके खिलाफ हो जाएंगे। इस वजह से वो सारी चीज़ें नहीं की जा रही हैं। ये पूरा ईरान का इस समय पर मामला है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।